ओके बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जो पहला इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है उसके स्टेबिलिटी को बताने के लिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से कितना एनर्जी आपका रिलीज़ हुआ है, और जितना एनर्जी रिलीज़ होगा उतना स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। ओके, सो अब पॉइंट ये है कि अगर आपके पास मतलब एक सिंपल सा फिजिक्स इसमें है कि अगर आप ये सोचते हो कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको आपको बांधना है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पक्का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, है ना। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहा जा रहा है भाई न्यूक्लियर फोर्स। ओके, मतलब एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रख रहा है, हम उसे क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब यार बात यह है कि न्यूक्लियर फोर्स के आ जाने की वजह से अट्रैक्शन आ रहा है, और अट्रैक्शन से यहाँ पे पी कम हो रही है, और पी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और आप न्यूक्लियॉन्स को बांध के भी रख पा रहे हो, ठीक है ना। नहीं, रिपल्शन से भी पी कम हो सकती है नो डाउट, पर अट्रैक्शन से आप बांध भी सकते हो सिस्टम को, और आप रिपल्शन सिस्टम को बांध नहीं सकते हो। तो जो न्यूक्लियस आपने बनाया है उसमें न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, नाउ सी इसका एक और पॉइंट देखो कि अगर आपके पास न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे, तो न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होंगे, ऐसे में क्या होगा, ये एक न्यूक्लियॉन हुआ, दो न्यूक्लियॉन हुआ, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एनर्जी लॉस हुई और कुछ आगे क्या, स्टेबिलिटी। अब मान लो एक और न्यूक्लियॉन आता है, तो यार एक इनका इंटरेक्शन एनर्जी लॉस करेगा और एक इनका इंटरेक्शन एनर्जी लॉस करेगा, है ना। अर्थ ये है कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स बढ़ाने से इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इंटरेक्शन से एनर्जी लॉस होगी, है ना। अब मान लो कि आपने एक न्यूक्लियॉन और बढ़ा दिया, है ना, और आपने एक न्यूक्लियॉन मान लो कि यहाँ पे और बढ़ा दिया, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वापस से इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो इंटरेक्शन से क्या हो रही है, एनर्जी आपकी कम हो रही है, ठीक है ना। तो अर्थ ये है कि जितना न्यूक्लियॉन आप भरोगे उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी खर्च होगी, और उतना ज़्यादा हमारा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे मास नंबर में, वैसे वैसे हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है ना। और कुछ हद तक ये बात सही भी हो रही है, पर ये बात इतनी सीधी और सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जैसे हम ये देख रहे हैं कि आप यहाँ से और ऊपर बढ़े, यहाँ पे फिर और ऊपर बढ़े, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, पर यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि मास नंबर बढ़ने से स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट गई, और फिर से मास नंबर मतलब उसके बाद से फिर से स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है ना, फिर देखो फिर घट रही है, बढ़ रही है। और एक बार तो क्या हो गया है कि आयरन पर जा कर के ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, आयरन पे जा कर के ये मैक्सिमम हो गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद से फिर घटनी स्टार्ट हो गई है ना। एमओ पे फिर एन है, और यूरेनियम 238 पे जा करके यहाँ पर दिख रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी और कम हो गई है। तो कुछ बातें बहुत जटिल हैं इस टॉपिक में, जो अपने को बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बढ़ना चाहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ने से, ठीक है ना। और अगर ये थ्योरी पूरी तरह से काम करती है तो इसका मतलब ये है कि यूरेनियम 238 जो आपको यहाँ दिख रहा है उसके पास और ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए आयरन 56 के मुकाबले। पर हम देख रहे हैं कि हमारे इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, आयरन 56। तो इसका कारण क्या है ना, उन चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे, पर इस ग्राफ से अपने को कुछ बातें समझ में तो आ रही हैं। जैसे जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और मतलब मास नंबर कम है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। और जिनका मास नंबर ज़्यादा है, इधर देखिए आप 197 है, 238 है, इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। मतलब इन दोनों को आवश्यकता है कि अपनी एनर्जी और कम करें। तो यार अगर आप इस यूरेनियम से पूछोगे, कहीं यहीं पर और लाई करेगा मुझे लगता है, यूरेनियम 235 है ना, थोड़ा सा और इसके आगे कि यहाँ पर लाई करने वाला है यूरेनियम 235, है ना। तो ये जो यूरेनियम 235 है, उससे अगर आप पूछोगे स्टेबिलिटी के लिए, उसको स्टेबिलिटी चाहिए,
तो स्टेबिलिटी पाने के लिए यूरेनियम 235 यहाँ से कूद करके कुछ इधर रेंज में पहुँचना चाहेगा, क्योंकि इधर रेंज में अगर तुम देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाई है ना, हाई मतलब स्टेबल है। बहरहाल अगर देखा जाए कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा कहाँ से होना स्टार्ट हो रहा है, तो एक अप्रॉक्सीमेट हमारे पास नंबर आएगा कि यहाँ के करीब में कहीं एटॉमिक नंबर 30 हो रहा है ना। मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क करना चाहूँगा। एटॉमिक नंबर मास नंबर जहाँ पे 30 हो रहा है, मास नंबर माफ़ करिएगा, तो मास नंबर यहाँ पे कहीं क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है 30 हो रहा होगा और 150, और उसके बाद से कहीं मास नंबर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 170 हो रहा होगा। यहाँ पे कहीं ये क्या हो रहा होगा, 170 हो रहा होगा। तो ये जो 30 से लेकर के 170 तक का रेंज है ना मास नंबर में, इसमें ये देखा जा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे हाई है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है फिर भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ये पर न्यूक्लियॉन की बात करी गई है। और अगर आप आयरन की बात कर लोगे तो आयरन के लिए तो ये कितना है, लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, मतलब जितने भी एटम हैं उनके लिए जो सबसे आइडियल एटम है वो कौन है, आयरन। मतलब न्यूक्लियाई, ये सबसे आइडियल न्यूक्लियाई कौन है, आयरन। सब आयरन की तरह यहाँ बनना चाहेंगे स्टेबिलिटी के लिए। नाउ सी, अब दूसरा बात क्या है, एक कंक्लूजन ये है कि अगर हम बात करेंगे ए बराबर, अगर ए तुम्हारा 30 से बड़ा हो और 170 से कम हो, तो इसके लिए हम ध्यान देंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और 8 MeV से ज़्यादा है। मतलब ये अभी स्टेबल है और इनको स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो ये ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं। ठीक है ना। अब देखो समस्या किसको है, समस्या उसको है जिसका ए 30 से कम है, और समस्या उसको भी है जिसका ए 170 से ज़्यादा है। तो पहले हम बात करते हैं वो एटम्स जिनका ए का मान 170 से ज़्यादा है। तो जिनके लिए ए का मान 170 से ज़्यादा है वो अपने ए को 170 से कम करना चाहेंगे। मतलब मान लो किसी का ए का वैल्यू 200 है, तो ये चाहेगा कि मेरा ए का वैल्यू कम हो जाए। तो इसके लिए पॉसिबल है कि इसका न्यूक्लियस 2 हिस्सों में टूट जाए, और वो जो 2 हिस्से हो ना वो लगभग बराबर हो, मतलब बहुत आइडेंटिकल ना हो पर लगभग वो हिस्से आपस में बराबर हो। अच्छा यार, तो बराबर होने से क्या हो जाएगा, तो मान लो ये 100 वाला 2 हिस्सों में टूटता है, और एक थ्योरेटिकल एजम्पशन ले लेते हैं 100 और 100 के 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, 100 और 100 मास नंबर के। ऐसे में यार ये जो 200 वाला है ना, ये कूद करके किस रेंज में चला जाएगा, 100 वाले रेंज में चला जाएगा, और 100 वाले रेंज में जाने से इसको क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। अब देखो संसार में जितने भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उस रिएक्शन का एक मूल उद्देश्य होता है स्टेबिलिटी पाना, है ना। आप केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप सोचते हो, सुनते हो कि इसमें कोई एक्सेप्शन आ गया कि ये नियम ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट नियम कुछ एटम फॉलो कर रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट नियम में समस्या है, समस्या ऑक्टेट नियम में नहीं है। समस्या ये है कि किसी और कंडीशन में स्टेबिलिटी पाने का कोई और तरीका होता है, और हर स्टेबिलिटी पाने का अलग तरीका आपको एक एक्सेप्शन दे करके जाता है। तो जो भी एटम है, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी बॉन्डिंग है, वो सब एक चीज़ के लिए हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि आप अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर पाएँ, न्यूनतम कम से कम कर पाएँ, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये 200 से अगर 100 होगा तो इसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब देखो ये 200 से 100 अपने आप तो पॉसिबल नहीं है कि 200 से 100 टूट करके अपने आप हो जाए, है ना। अपने आप तो टूट ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अपने आप टूटता तो ये 200 वाला एग्जिस्ट करता ही, नेचर में अपने को मिलता ही नहीं। 200 बना और तुरंत टूट गया। सो इट इज़ नॉट एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट a nucleus having mass greater than 200 splits automatically. It is not possible for it, है ना। पर अगर आप ऐसा कुछ इंड्यूस कराते हैं, उस इंड्यूस्ड की वजह से ये टूट सकता है 2 हिस्सों में। बहरहाल अगर ये टूटा 2 हिस्सों में, और दोनों हिस्से टूटने के बाद 170 से नीचे आ गए और 30 के ऊपर आ गए, मतलब उन दोनों हिस्सों में क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। और ये काम न्यूक्लियस को पसंद आएगा, ये अलाउ करेगा। अगर बाहर की कंडीशन तोड़ सकते हैं न्यूक्लियस को, तो ये इस चीज़ को अलाउ करेगा बेटा। अब देखो, तो जिनका मास नंबर 170 से ज़्यादा है
है ना, 170 से ज़्यादा मतलब इसके आगे तुम बढ़ना स्टार्ट करोगे तो इनकी चाहत होगी कि ये दो हिस्सों में विखंडित हो करके इस वाले रेंज में पहुंच जाए। कौन से? इस वाले रेंज में, है ना। यहाँ पर क्या है भाई साहब, स्टेबिलिटी है 30-170 के बीच में। तो किसी भी न्यूक्लियस का ऐसे दो हिस्सों में टूट जाना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और न्यूक्लियर फिजन से क्या प्राप्त होती है भाई साहब, स्टेबिलिटी। तो जिनका मास नंबर 170 से ऊपर है वो फिजन के जरिए क्या पा सकते हैं, स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो फिर बता दूं, फिजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, आपको इंड्यूस कराना पड़ेगा, किसी बाहर के एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा फिजन को इनिशिएट कराने के लिए। पर अगर फिजन होता है तो न्यूक्लियस इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है ना बेटा, ओके। अब दूसरी बात यह है कि जिनका ए 30 से कम है, तो जिनका ए 30 से कम है वो और टूटेंगे तो समस्या है, तो इनके लिए क्या सही होगा, जुड़ना। अब ये देखो खुद से जुड़ भी नहीं पाएंगे आप, और ये आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि दो न्यूक्लियस खुद से जुड़ जाएं, है ना। जैसे अगर आप चाहते हो कि दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से जुड़ जाएं तो सबसे बड़ा तो उनमें समस्या ये है कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है और आप दोनों को जोड़ ही नहीं सकते हो ईजिली। मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ ईजिली, है ना। तो आप ईजिली नहीं जोड़ सकते हो, टफली तो जोड़ ही सकते हो, और जोड़ोगे तो बढ़िया काम होगा। अगर एनी हाउ आप इनको जोड़ पाओगे ना, मतलब जोड़ने का अर्थ बस मैं सिंपली बता रहा हूँ कि आप इनको खींच तान के न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में लेते हो। अभी पढ़ा जाएगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फोर्स का एक रेंज होता है ना। 10 फर्मी के बाद तो काम ही नहीं करता है, 3 फर्मी के बाद तो बहुत वीक हो जाता है, और 0.8 फर्मी पे बहुत ही शानदार न्यूक्लियर फोर्स काम करता है ना। तो तुम एक काम करो, इनको खींच खांच करके थोड़ा सा कम दूरी पर ला दो। अब यार तुमको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज और हाई रिपल्शन। और बहुत मेहनत करके तुम इनको क्लोज ला सकते हो। पर अगर तुमने इतनी मेहनत कर दी, और ठीक है ये रिएक्शंस होते हैं, हम लोग समझेंगे बाद में, पर तुमने इतनी मेहनत कर दी कि ये दोनों इस डिस्टेंस के ऑर्डर में आ गए, मतलब फर्मी के ऑर्डर में आ गए, तो जैसे न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आएंगे ना, वैसे न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और रिपल्शन की बजाय क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और अट्रैक्शन में ये बंध जाएंगे, और जब अट्रैक्शन होगा ये बंधेंगे तो एनर्जी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो इसमें समस्या क्या है कि आपको जोड़ने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पर यह बात भी सही है कि अट्रैक्शन में जुड़ने के बाद इनको क्या मिल जाएगा, एनर्जी। अब यार एनर्जी तुम जितना खर्च करोगे ना, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको बाद में मिल जाएगा, इसीलिए ये प्रोसेस आपको एनर्जी देने वाला होता है। बहरहाल ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, और इस प्रकार न्यूक्लियस का जोड़ना क्या कहलाता है बेटा, फ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो हम ये जाने कि किसका फिजन होगा, किसका फ्यूज़न होगा, और कौन स्टेबल है। अब हम इस बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं कि ये जो कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ रही है, इसका राज क्या है। ठीक है बेटा, पर नेक्स्ट लेक्चर में।